Welcome friends, psychology for teachers, competitive exams. In this video, we will study introduction to psychology. Here, we will clear meaning, concept and development of psychology. दोस्तों, ये वीडियो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें आज हम मनोविज्ञान का परिचय, उस परिचय के अंतर्गत हम उसका अर्थ, उसका संप्रत्यय और उसका विकास एक विषय के रूप में किस प्रकार हुआ, उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। चलिए बिना एक भी क्षण वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। वर्ड मीनिंग एंड साइकोलॉजीज इंटेलेक्चुअल रूट्स, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है इस शब्द का, और इसकी इंटेलेक्चुअल रूट्स यानी कि इसकी जड़ें, मनोविज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां तक जाती हैं और किस विषय से मिलती हैं, इनको देखेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। साइकोलॉजी, अगर इस शब्द के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो इसमें से दो शब्द बनते हैं, दो क्लियर शब्द बनते हैं। पहला साइके और दूसरा लोगस। ध्यान देंगे ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। साइके एंड लोगस बोथ आर ग्रीक वर्ड्स, और इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये ग्रीक वर्ड्स हैं तो निश्चित रूप से इसकी जड़ें ग्रीक में होंगी। ग्रीक से कंफ्यूज ना होना, ग्रीक को हिंदी में यूनान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइके इसका मतलब है सोल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं आत्मा, और लोगस इसका मतलब है स्टडी या साइंस, और अगर हिंदी में इसको बोलें तो अध्ययन या विज्ञान। इस तरह से इन दोनों शब्दों का अर्थ कंबाइंड रूप में अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा स्टडी या फिर साइंस ऑफ सोल, या फिर हम हिंदी में अगर इसको कहें तो आत्मा का अध्ययन या विज्ञान। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं, कंफ्यूज ना हो। हिंदी में बोलूंगा जी, दो शब्दों से मिलकर बना है साइके प्लस लोगस। साइके का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन या विज्ञान होता है, और अगर इनको कंबाइंड जोड़ दें तो आत्मा का अध्ययन या विज्ञान। ये आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी की इंटेलेक्चुअल रूट्स को देखते हैं। इसी को हम बौद्धिक आधार बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जड़ें आखिर किस विषय में जाके मिलती हैं, यानी कि इसका प्रारंभ, इसकी उत्पत्ति में ये विषय कैसा था। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी जड़ें दो विषयों में हैं। पहला फिलॉसफी, आप सभी जानते हैं। इसके दोनों शब्द, साइकोलॉजी के जो दोनों शब्द हैं साइके प्लस लोगस, वो ग्रीक भाषा से निकले हैं, यूनानी भाषा से निकले हैं, इसलिए इसकी जड़ें यूनानी दर्शन में हैं, ग्रीक फिलॉसफी में हैं। और किसके दर्शन में है? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के दर्शन में है। दूसरी इसकी जड़ें मिलती हैं फिजियोलॉजी में। वही फिजियोलॉजी जिसके विषय में आपने साइकोलॉजी में अवश्य पढ़ा होगा। इवान पावलोव 1904 में उन्होंने कंडीशनिंग का जबरदस्त प्रिंसिपल लाके एक क्रांति ला दी थी मनोविज्ञान के क्षेत्र में। उन्होंने क्या किया, कुत्ते की लार ग्रंथि को एक ट्यूब से जोड़ दिया और फिर विभिन्न उत्प्रेरकों के द्वारा उसको कंडीशनड कर दिया। तो ये इवान पावलोव कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो फिजियोलॉजिस्ट थे, और बाद में उन्होंने फिजियोलॉजी के इन जो एक्सपीरियंस थे, एक्सपेरिमेंट थे, उनको साइकोलॉजी में एस्टेब्लिश किया, और उनका ये योगदान अविस्मरणीय है। सबसे पहले हम इसकी जड़ों में इसको देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक लिटरेचर में होती है, और ग्रीक लिटरेचर में इसकी उत्पत्ति एरिस्टोटल के फिलॉसफी से होती है। उसके बाद इसकी जड़ें 15वीं-16वीं शताब्दी में, जिस समय पुनर्जागरण का समय था और बहुत ज्यादा अध्ययन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही थी, उस समय कुछ लोगों के योगदान के द्वारा और बाद में फिर स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में इसकी जड़ें माइंड यानी कि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद कॉन्शियसनेस यानी कि फंक्शनलिज्म आया। फंक्शनलिज्म वही फंक्शनलिज्म है जिसमें विलियम जेम्स ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, और उसके बाद जो फिलॉसफी आई, या आप कह सकते हैं मनोविज्ञान का जो स्कूल आया, वो इतना क्रांतिकारी था कि उसने मनोविज्ञान के पुराने सारे स्कूलों को कूड़ेदान में फेंक दिया। यस, मैं बिहेवियरिज्म
कि व्यवहारवाद पूरी तरह से हावी हो जाता है सबके ऊपर। दोस्तों, अब जानते हैं मनोविज्ञान को स्टडी या साइंस ऑफ सोल के रूप में, आत्मा का अध्ययन या विज्ञान के रूप में। निश्चित रूप से इसकी जड़ें प्राचीन यूनानी दर्शन में मिलती हैं और प्राचीन यूनानी दर्शन की शुरुआत जो है सोक्रेटिस से होती है, जिसे हम हिंदी में सुकरात के नाम से जानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान को, ध्यान देंगे आप, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जिसके दर्शन में सबसे पहले खोजा गया वो व्यक्ति एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु थे और इनका जन्म 384 बीसी में हुआ था। आप याद रखेंगे 384 बीसी में। इन्हीं अरस्तु का एक शिष्य था, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन्हीं अरस्तु का एक शिष्य था सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। वही अलेक्जेंडर जो विश्व विजय के लिए निकला और भारत तक पहुंच गया था। दोस्तों, अलेक्जेंडर अपनी विश्व विजय की यात्रा में भारत तक पहुंच जाता है और भारत में पहुंचने पर उसका उस समय के तात्कालिक शासक पोरस से युद्ध होता है। पोरस एक शक्तिशाली शासक था। यूनानी ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि सिकंदर और अलेक्जेंडर एक ही हैं। अंग्रेजी में उसे अलेक्जेंडर बोलते हैं और हिंदी में हम उसे सिकंदर बोलते हैं। सिकंदर ने निश्चित रूप से यूनानी ग्रंथों के अनुसार पोरस को हरा दिया, लेकिन सिकंदर को यह पता था कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रभावशाली शक्ति है जिससे पार पाना मुश्किल है, इसलिए वो झेलम नदी के किनारे से ही वापस आ जाता है। पोरस के साथ के इंसिडेंट को आप सभी जानते हैं। पोरस ने कहा था कि सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस ने कहा वही जो एक सम्राट के साथ सलूक किया जाता है। तो ये एक बहुत वाकिफ किस्सा है, इसको आप सभी जानते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर क्यों लौटा भारत से, ये आपको मालूम होना चाहिए। अलेक्जेंडर भारत से इसलिए लौटा क्योंकि जिस तरह से अलेक्जेंडर अरस्तु का गुरु था, उसी तरह से भारत में एक महान गुरु थे जिनका नाम चाणक्य है। असली नाम उनका विष्णुगुप्त था। उन विष्णुगुप्त के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया और सेना को एकजुट करके विभिन्न साम्राज्य को एकजुट कर एक प्रभावशाली सेना बनाई। जितना प्रभावशाली सिकंदर और उसका गुरु अरस्तु था, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली भारत का गुरु चाणक्य और उसका महान शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपनी मां के नाम पर, ऐसा कुछ भारतीय ग्रंथ और कुछ इतिहास के ग्रंथ कहते हैं कि अपनी मां के नाम पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत को एक अखंड साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। अब हम दोबारा वापस आते हैं यूनान पर। यहां पर आप निश्चित रूप से 2-3 चीजों को और जान लें। अरस्तु का गुरु है प्लेटो और प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। सारा यूनान का दर्शन सुकरात से निकला है। साथियों, ये सुकरात हैं। सुकरात प्राचीन यूनानी दर्शन के पिता कहे जाते हैं और निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति थे। अरस्तु और प्लेटो उन्हीं के शिष्य थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। सुकरात की 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है और प्रत्येक परीक्षा में इनसे संबंधित ये 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। पहला, इनकी शिक्षण विधि। कौन सी 2 शिक्षण विधियां सुकरात ने प्रस्तुत की या उन्होंने खोजी थी? तो पहली है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि ये लोगों से प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों का लोगों के द्वारा ही उत्तर खोज के निकाला करते थे। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की ही देन है। और दूसरी, वाद विवाद विधि। याद रखेंगे, वाद विवाद विधि के प्रतिपादक भी सुकरात हैं। सुकरात के 2 कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला कथन, इन्होंने कहा मैं ज्ञानी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति थे सुकरात, इसीलिए उनको संसार का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? वो निश्चित रूप से बहुत ज्ञानी थे। उस समय यूनान में उन जैसा कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी जाना जाना निश्चित रूप से शेष है।
इसलिए सुकरात कहते थे कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, या फिर यह कह सकते हैं आप, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानी हूं। दूसरा कथन, ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। आप याद रखेंगे ये दोनों चीजें परीक्षाओं में कोई भी स्तर हो निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो, और ये वही प्लेटो हैं जिन्होंने विचारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विचारवाद, या जिसे आप आइडियलिज्म इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों, प्लेटो का आइडियलिज्म या प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत इतना विस्तृत है कि लाइब्रेरियां कम पड़ जाएं उसका व्याख्यान करने में, उसका व्याख्यान को लिखने में। अगर पुस्तकों का निर्माण किया जाए तो एक लाइब्रेरी भी कम पड़ जाए। लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में इनका प्रत्यय सिद्धांत बता रहा हूं, आप याद रख सकते हैं उसे। प्लेटो कहते हैं जो नित्य है, अविनाशी है, कूटस्थ है, देश और काल से परे है, और जिसकी सत्ता का ज्ञान केवल विचार के माध्यम से हो सकता है, वह प्रत्यय है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो नित्य है, अविनाशी है, कूटस्थ है, देश और काल से परे है, और जिसकी सत्ता का ज्ञान केवल और केवल विचार से हो सकता है, वह प्रत्यय है। यही पूरा प्लेटो का विचारवाद है, और इसी विचारवाद से आप एजुकेशनल फिलॉसफी में एक पूरा की पूरा टॉपिक पढ़ते हो जिसे आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद के प्रतिपादक पाश्चात्य दर्शन में कौन है? पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो हैं, ठीक है। और आत्मा के रूप में मनोविज्ञान को कहने वाले कौन हैं? वो अरस्तु हैं। इस तरह से मुझे नहीं लगता यूनान दर्शन के विषय में अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा, और इस तरह से हम कहेंगे कि मनोविज्ञान की जो जड़ें हैं वो यूनान में हैं। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, यूनानियों के द्वारा जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए वो पुस्तकों में ही रह गए, लेकिन एक समय ऐसा आया, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में पुराने यूनान के दर्शन को, पुराने यूनानी साहित्य को दोबारा से खोजा गया। पुनर्जागरण का काल पूरी तरह से उथल पुथल का काल है, जिसमें मानववाद जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ था। उस समय एक व्यक्ति हुआ, हमारे मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर आते हैं। उस समय एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था रेने डेकार्ट्स। ये फ्रांस का रहने वाला था। ये संशयवादी था। ऐसा संशयवादी हर चीज पर संशय करता था। यह कहता था कि मेरा अस्तित्व है या नहीं, इसे मैं कैसे सिद्ध करूं। इसीलिए इसको संदेहवाद का जनक भी कहा जाता है। जिस तरह से सुकरात को प्राचीन यूनानी दर्शन का पिता कहा जाता है, उसी तरह से रेने डेकार्ट्स को आधुनिक दर्शन शास्त्र, याद रखेंगे, आधुनिक दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। बड़ा ही अजीब व्यक्ति था ये डेकार्ट्स। ये डेकार्ट्स कहता था कि मैं सोचता हूं अतः मेरा अस्तित्व है। यानी कि अपने सोचने के द्वारा यह स्थापित करता है कि उसका अस्तित्व है। इतना अधिक संदेह पुनर्जागरण काल में यही विशेषता है कि मनुष्य हर चीज की जांच पड़ताल करे बगैर आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए वो पुनर्जागरण काल पूरे विश्व को मार्गदर्शन देके जाता है। स्टडी या साइंस ऑफ माइंड के रूप में जब मनोविज्ञान बढ़ रहा था या इसकी विषय वस्तु गढ़ी जा रही थी, जिस तरह से सुनार एक सुंदर आभूषण का निर्माण करता है, उसी तरह से मनोविज्ञान की विषय वस्तु गढ़ी जा रही थी, तो रेने डेकार्ट्स के एक सिद्धांत ने क्रांति ला दी। वो था द्वैतवाद, ड्वेलिज्म। यह कहता है मन, ध्यान देंगे आप, मन और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं। मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, और इनको जोड़ने वाली हमारे शरीर में जो चीज है उसको इन्होंने नाम दिया पीनियल ग्रंथि, यस, पीनियल ग्लैंड। और इन्होंने कहा कि ये पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत गहराई तक होता है, और यही हमारे शरीर को मन से जोड़ता है। तो पहला मन के रूप में दर्शन को परिभाषित करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से, आपने चाहे कहीं कुछ भी पढ़ा हो, निश्चित रूप से डेकार्ट्स थे। और डेकार्ट्स के द्वैतवाद में मनोविज्ञान मन के रूप में विकसित होने की आगे गुंजाइश पाता है।
फिर आगे चल के जॉन लॉक नाम का एक व्यक्ति हुआ, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1632 की बात है ये। उस समय इंग्लैंड में जबरदस्त पुनर्जागरण का काल चल रहा था। जॉन लॉक कहते हैं कि जब व्यक्ति पैदा होता है, यानी कि जिस समय मनुष्य का जन्म होता है और वो एक शिशु होता है, तब उसका मन, यस, साइकोलॉजी का यही मन एक कोरे कागज की तरह होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक ने आगे के मनोविज्ञान को अत्यधिक प्रभावित किया और फिर 1879 आप याद रखेंगे, एक मनोविज्ञान के इतिहास में ऐसा समय आया जब विल्हेम वुंड नाम का एक व्यक्ति है। विल्हेम वुंड नाम का व्यक्ति है और ये इतनी पावरफुल पर्सनालिटी था, इसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उस समय ये इतने सॉलिड तरीके से अपने सिद्धांतों को रखता था कि किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी कि उन सिद्धांतों को काट सके। अकाट्य तर्क प्रस्तुत करके ये सिद्धांत प्रस्तुत किया करता था और इसी व्यक्ति ने मनोविज्ञान की बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक लैब की शुरुआत की। साइकोलॉजी की पहली लैब लिप्जिग जर्मनी में 1879 में विल्हेम वुंड ने ही खोली थी। यहां पे मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। 1879 अंततः विल्हेम वुंड, जो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। और ये है विल्हेम वुंड, जर्मनी के रहने वाले, वही जर्मनी जिसका एक शासक था तानाशाह हिटलर। यस, हर कोई जानता है उसको। और आप यहां पे एक चीज और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लें, विल्हेम वुंड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को, स्वयं को, खुद को मनोवैज्ञानिक कहा। इस संसार में पहला व्यक्ति जिसने अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा वो 1879 में विल्हेम वुंड ने कहा। इसलिए मनोविज्ञान का जनक भी विल्हेम वुंड को कहा जाता है। और आप याद रखेंगे, इनको, चूंकि इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कैसी प्रयोगशाला? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। इसे इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में दो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटीज हुई जिन्होंने मनोविज्ञान की दिशा को बदल दिया था। उनमें एक विल्हेम वुंड थे और दूसरे फ्राइड थे। फ्राइड के बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। वुंड इसमें आगे कहते हैं, वुंड फोर्सफुली आर्ग्यूड एंड प्रपोज्ड that psychology should focus on identifying the basic structures of the human mind through the method of introspection. This was the start of structuralism. जिस तरह से विल्हेम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी में, ठीक उसी तरह से इन्हीं का एक स्टूडेंट था जी स्टैनले हॉल। इसने 1883 में, आप याद रखेंगे, 1883 में इसने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका में फर्स्ट लेबोरेटरी स्टार्ट की साइकोलॉजी की। यस, मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी अमेरिका में स्थापित होती है 1883 में, 1879 के बाद। तो इस तरह से मनोविज्ञान रेने डेकार्ट्स के मन से आगे बढ़ता है जॉन लॉक तक। जॉन लॉक से विलियम वुंड जब आते हैं तो पूरी तरह से संरचनावाद के रूप में इसको स्थापित करके, स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में इसको स्थापित करके कह देते हैं, सीना ठोक के कह देते हैं, फोर्सफुली कह देते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि विल्हेम वुंड जिस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म में मन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे, उसके लिए एक विधि का प्रयोग करते थे और वो विधि थी इंट्रोस्पेक्शन की, यानी कि आत्मनिरीक्षण की विधि। लोगों से ये उनको बिठा के सवाल पूछा करते थे विभिन्न चीजों के बारे में कि उनको कैसा उस चीज के बारे में महसूस हो रहा है। बस यही था स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि आत्मनिरीक्षण की विधि के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन की विधि के द्वारा वो अपनी बात को लोगों तक कहते थे। अब मनोविज्ञान की आगे की यात्रा, आगे की यात्रा में इसको कहा गया स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान। यह स्कूल उभरने ही वाला था, लेकिन
इसके उभरने से पहले ही बिहेवियरिज्म की ऐसी आंधी चली जिसमें सब कुछ पुराना जो भी था उसको डस्टबिन में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी हमारे सब्जेक्ट में है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जान लेते हैं कि इस कॉन्शियसनेस के सिद्धांत के प्रति मनोविज्ञान का क्या दृष्टिकोण था। सबसे पहले विलियम जेम्स, ये विल्हेम वुंट से अलग हैं, विलियम जेम्स नाम के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल की स्थापना की या फंक्शनलिज्म के रूप में कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया। और ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उसी की थ्योरी के आधार पर ये कहते थे कि मनोविज्ञान को स्ट्रक्चर्स को नहीं उसको फंक्शंस को देखना चाहिए, फंक्शंस की स्टडी करनी चाहिए। फंक्शंस की स्टडी क्या होती है, स्ट्रक्चर्स की स्टडी क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आप इसको देखिएगा निश्चित रूप से। अगर आप देखना चाहें तो उनमें इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये लेकिन सब कुछ आंधी में बह गया 1913 में। और 1913 में क्या हुआ? 1913 में 1913 behaviorism threw out all the earlier ism or schools of psychology to the dustbin of history and burst upon as a strong view and movement in the field of psychology. After the publication of the most proactive article on behaviorism by young and brilliant psychologist John V. Watson in the year 1913. 1913 में जॉन वी वाटसन ने एक ऐसा पब्लिकेशन, एक ऐसा आर्टिकल लिखा और उसमें व्यवहारवाद को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि लोगों ने पूरे पुराने सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के तहत अब केवल व्यवहार को पढ़ा जाने लगा। और इसी व्यवहारवाद के बारे में आगे चल के ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ये भी अमेरिकन थे, 1953 में इन्होंने बहुत अच्छा क्रांतिकारी योगदान दिया और फिर रेडिकल बिहेवियरिज्म पूरी तरह से छा गया मनोविज्ञान के ऊपर। अब दोस्तों आगे अपनी बात बढ़ाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आखिर व्यवहार क्या है, ये बिहेवियर होता क्या है, व्हाट इज बिहेवियर। अगर आप इस बिहेवियर को नहीं समझे तो व्यवहारवाद पढ़ना आपका बेकार गया। समझिए बिहेवियर क्या है, समझिए। बाय द टर्म बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट मीन एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। हिंदी में देखिए, अवलोकन योग्य कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया व्यवहार है। जिस भी क्रिया का अवलोकन किया जा सकता है, जिस भी प्रतिक्रिया का अवलोकन किया जा सकता है, वह सब व्यवहार है। क्रिया मेरा चलना फिरना बैठना, आपको ये साइकोलॉजी के विषय में कुछ बातें डिस्कस करना, आपका सुनना, ये सब क्रियाएं हैं। और प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? आपको किसी ने सुई चुभोई, दर्द हुआ, आ किया आपने, वो प्रतिक्रिया है। ठंड लगी, रजाई ओढ़ ली, वो प्रतिक्रिया है। इसी तरह से और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये सारी व्यवहार कहलाती हैं। इसमें हमारी प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क के अंदर होने वाली विद्युत गतिविधि आवेश में परिवर्तन से है। तो दोस्तों यहां पर ये हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस न्यूरॉन्स के रूप में होते हैं। जैसे बॉडी में सेल्स होते हैं, उसी तरह से ब्रेन के सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होके पूरी बॉडी को हर तरह के मैसेजेस पहुंचाते हैं और यही क्रिया है और यही प्रतिक्रिया है। इसी से सारी प्रतिक्रियाएं और इसी से सारी क्रियाएं जन्मती हैं। लेकिन अगर वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, आप ध्यान देंगे, अगर वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं तो वो व्यवहार है और उसी का मनोविज्ञान अध्ययन करता है। आपके कंफ्यूजनों को आगे मैं तहस नहस करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। आगे आप पढ़िए। अगर आप व्यवहार के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने RAS मेंस के लिए बिहेवियर सीरीज पार्ट 1, जिसमें बिहेवियर एंड टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, उसमें आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
अब आप कहेंगे हमने पूरा मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ लिया, व्यवहारवाद पढ़ लिया, लेकिन आज 21st सेंचुरी में मनोविज्ञान क्या है? 21st सेंचुरी में मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद 2 पुस्तकों में इसका सार ढूंढा है, और दोनों पुस्तकों के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। पहली पुस्तक अ साइकोलॉजी जो रॉबर्ट ए बैरन ने लिखी है, और दूसरी माइकल डब्ल्यू पासर और रोनाल्ड ई स्मिथ, दोनों ही वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनकी पुस्तक साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर में उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो 21st सेंचुरी में मनोविज्ञान क्या है? 21st सेंचुरी में रॉबर्ट ए बैरन कहते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 5 पर, वो डेफिनेशन मैंने एज इट इज लिख दिया है, साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हिंदी में मनोविज्ञान को व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक यही बात पासर और स्मिथ ने अपनी बुक के पेज नंबर 1 और 2 पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्लियर कर देते हैं इसको मेंटल प्रोसेसेस के रूप में। यानी कि व्यवहार को तो वो रखते ही हैं, लेकिन कॉग्निटिव प्रोसेस की जगह बस शब्द यूज कर देते हैं मेंटल प्रोसेसेस। आप सभी ने अब तक जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अब मनोविज्ञान व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। अभी तक किसी परीक्षक ने परीक्षा में नहीं पूछा है, तो आगे पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा, रोक नहीं सकते आप उसे। और जब ऑप्शन आएगा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और मनोविज्ञान व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, और दोनों ही ऑप्शन में हो, तो दूसरा वाला मनोविज्ञान व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, यही ठीक होगा, 100% ठीक होगा, क्योंकि मनोविज्ञान आज के समय में यही है। लेकिन अगर यह ऑप्शन आता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो वो भी सही है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अब आप समझ लीजिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस मींस every aspect of our mental life, our thoughts, memories, mental images, reasoning, decision making and so on। cognitive processes का मतलब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार, हमारी मेमोरीज यानी कि याददाश्त, जिसके ऊपर एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने इन्फ्लुएंशियल मॉडल बनाया मेमोरी का, मेंटल इमेजेस जिसको जीन पियाजे ने स्कीमास कहा, रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग कोलबर्ग की आपने पढ़ी होगी, डिसीजन मेकिंग, यस, ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। इसलिए आप कह ही नहीं सकते कि मनोविज्ञान व्यवहार कॉग्निटिव प्रोसेस का विज्ञान नहीं है। और आज के समय में इतनी उन्नत तकनीक विकसित हो गई हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन्स होने लगे हैं, और इतने हायर लेवल के रेजोल्यूशंस आने लगे हैं कि मनोविज्ञान अब न्यूरोसाइंसेस के रूप में डेवलप हो गया है। लेकिन हमारे अध्ययन क्षेत्र में अभी ये केवल मनोविज्ञान व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में ही है। ओके, अब आगे हम इसमें देखते हैं। अब अगर चलिए, ये चीज मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए कही है। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, और दूसरा आ जाए साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस या मेंटल प्रोसेसेस, ये दोनों ऑप्शन हो तो ये दूसरे वाला सही है। अगर यही ऑप्शन हो तो हमेशा यही सही होगा, और अगर ये वाला ऑप्शन ना हो तो ये वाला ऑप्शन पहला वाला सही होगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, साथियों, हम टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री का क्रमशः विकास कैसे हुआ। देखते हैं इसको। टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ये टाइमलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस टाइमलाइन में आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं और बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को टिप्स पर याद रख सकते हैं। यह आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1590 में
रुडोल्फ गोकिल नाम का एक व्यक्ति हुआ और इसमें उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में एक्सप्रेस किया। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। 1590 द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट नेम्ड बाय रुडोल्फ गोइकेल इन हिज बुक साइकोलॉजिया। उसके बाद आप सभी को मालूम है 1879 में विल्हेम वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंतर्गत, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल इमर्ज करता है जब वो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ओपन करते हैं। और कहां पर ओपन करते हैं? जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में। ओके, याद रखेंगे आप इसको। 1879 विल्हेम वुंट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट लेबोरेटरी structuralism school emerges. He was the first person to refer to himself as psychologist. यानी कि खुद को साइकोलॉजिस्ट कहने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति विल्हेम वुंट ही है। विल्हेम वुंट के बाद आते हैं विलियम जेम्स 1890 में, और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम का एक पब्लिकेशन करते हैं फंक्शनलिज्म स्कूल के तहत। फंक्शनलिज्म स्कूल एस्टेब्लिश भी करते हैं। 1890 में विलियम जेम्स नाम के एक व्यक्ति आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम का एक पब्लिकेशन वो पब्लिश करते हैं। ये पब्लिकेशन काफी पॉपुलर होता है, सही ट्रैक पर वो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बिहेवियरिज्म की आंधी आ जाती है और सब कुछ इतिहास बन जाता है। तो विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म स्कूल एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1892 में जी स्टैनले हॉल ने अमेरिका में साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे हम APA के नाम से भी जानते हैं। 1904 में इवान पावलोव ने कंडीशनिंग स्टडी की, वो रशियन थे। 1930 में वॉटसन ने पब्लिश किया अपना पहला आर्टिकल, और उस आर्टिकल ने क्रांति ला दी। वो पूरे व्यवहारवादियों के लिए एक कॉल था, और उसे बोला भी जाता है कॉल फॉर बिहेवियरिज्म। 1933 में सिगमंड फ्राइड नाम के व्यक्ति ने साइको एनालिसिस के ऊपर अपने लेक्चर्स प्रस्तुत किए, और इसके ऊपर आगे आने वाली सीरीज में हम निश्चित रूप से बहुत ही शानदार वीडियोस लेकर आएंगे। उसके बाद आते हैं 1953 में स्किनर, BF स्किनर, इन्होंने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नाम का एक आर्टिकल प्रस्तुत किया। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और एक रेडिकल लेवल पर, यानी कि रेडिकल बिहेवियरिज्म स्टार्ट हो गया। यानी कि अब बिहेवियरिज्म की कोई काट नहीं रही, अब कोई भी उसको काटने की क्षमता अभी तक नहीं कर पाया है। ओके, और ये सत्य भी है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दो चीजों का ह्यूमन बिहेवियर पर जबरदस्त इंपैक्ट होता है। इवान पावलोव ने भी इसको स्टडी करके एस्टेब्लिश किया, पशुओं के ऊपर वो एस्टेब्लिश कर पाए, हम तो ह्यूमंस हैं। 1951 में ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इसको कौन स्टार्ट करता है? कार्ल रॉजर्स। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, ये मानववाद ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट भले ही मनोविज्ञान के तहत कार्ल रॉजर्स ने स्टार्ट किया साइकोलॉजी में, लेकिन इसकी जड़ें कहां पर हैं? याद करो, मैंने वीडियो में आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसकी जड़ है पुनर्जागरण काल में। यस, पुनर्जागरण काल में ही मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत होता है, लेकिन साइकोलॉजी बहुत लेट हो गई उसको एक्सप्रेस करने में। और 1951 में कम से कम कार्ल रॉजर्स नाम के व्यक्ति तो हुए जिन्होंने इसको स्टडी किया, और यह भी हमारे साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1968 में इस मॉडल ने, जिसके हम आगे पढ़ने वाले हैं, आग लगा दी पूरे साइकोलॉजी के क्षेत्र में। इन्होंने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया अपना एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल देके मेमोरी के ऊपर। और मेमोरी में इन्होंने इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और परसेप्चुअल मेमोरी के रूप में इसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया। यानी कि कंप्यूटर से, एक तरह से कंप्यूटर की जिस तरह से प्रोसेसिंग होती है, उसी तरह से हमारी प्रोसेसिंग को इन्होंने बताया था अपने इस मॉडल के थ्रू। बहुत ही शानदार स्टूडेंट्स मॉडल है ये। अगर इस मॉडल को समझ लिया जाए तो हमारी मेमोरी और फॉरगेटिंग की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है, और इसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, और इसको मैं जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस थ्योरी पर चलना
आपके लिए उतना ही लाभदायक हो सकता है। जितने भी ये मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हो, जितने भी आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, ये सारे साइकोलॉजी बेस्ड हैं बच्चों, साइकोलॉजी बेस्ड है। अगर इसके हम शानदार मॉडल्स को जान जाएं, इनके शानदार या बेस मॉडल को हम जान जाएं, तो क्या हमें कोई टक्कर दे सकता है? क्या हमारी योग्यताओं को कोई रोक सकता है? नहीं। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा यहां पे कि बार बार ये सीटेट, यूपी टेट और ये दुनिया भर के आप इस पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस कमीशन की तैयारी करते हो, ढेर कर रखा है आपने सर्टिफिकेटों का इकट्ठा कर करके, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू में पहुंचते हो या फाइनल एग्जाम में पहुंचते हो, पंचर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप डिटेल नहीं पढ़ते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन हो सकता है अनुभव की कमी के कारण या फिर उतना ज्यादा विस्तृत रूप में उन्होंने उन चीजों को नहीं देखा है, इसलिए आप उन कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। और पुस्तकें तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने में जोर पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो आप करना चाहते नहीं। तो निश्चित रूप से आप डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आप डिटेल पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप फाइनली सेलेक्ट होगे, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, कोई नहीं रोक सकता उसे। इवन कोई भी आपके सामने आ जाए, कितना भी कड़ा प्रतिद्वंदी हो, आप उसको आंसर कर पाओगे, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपका मेंस एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी परीक्षा में बैठे हो। ओके, उसके बाद 10th पॉइंट है, आफ्टर 1980 टू टिल नाउ मनोविज्ञान में क्या विकास हुआ है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ब्रेन इमेजिंग एक्टिविटी आ चुकी है, यानी कि हमारी ब्रेन के स्कैन किए जाने लगे। देखा है आपने? किसी को पैरालिसिस हो जाए, किसी को कोई ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम पता करते हैं कि कौन से हिस्से में इसको चोट लगी है, और उसकी सीटी स्कैन के द्वारा हम उसका ब्रेन का इलाज कर पाते हैं। देखा होगा आपने, कई बार कई लोगों को चोट लगने के बाद याददाश्त चली जाती है, या फिर उनका बिहेवियर बदल जाता है, या ओल्ड एज में बिहेवियर बदल जाता है। तो ये सारी चीजें इन स्कैन्स के द्वारा जानी जा सकती हैं, और ये स्कैन्स को हम दो नामों से जानते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। ठीक है बच्चों, ये जो स्कैन्स हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस के तहत ही हैं, और ये बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए ही हैं। ये अलग से साइकोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी का एसेंशियल पार्ट है, ये साइकोलॉजी का एसेंशियल पार्ट है। और भविष्य में साइकोलॉजी इससे आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे। अभी तक साइकोलॉजी वही है जो रॉबर्ट ए बेरन ने कहा है, और रॉबर्ट ए बेरन ने क्या कहा है? टुडे इन 21st century psychology is best defined as the science of behavior and cognitive processes। मनोविज्ञान को व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। कॉम्पिटिटर्स, आगे मेरे वीडियो निश्चित रूप से आएंगे, कंटिन्यू रहूंगा मैं। ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय एंड लर्न।